यहाँ एक तरफ भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने गजब कर दिया है। जानेंगे दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पर अब वॉलमार्ट का कहर टूटा। वॉलमार्ट ने अपना पूरा का पूरा निवेश ही निकाल लिया है। जानेंगे अमेरिका का ये कहर चाइना को कितना भारी पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार वैश्विक स्तर पर A+ रेटिंग मिली है। गवर्नर शक्तिकांत दास की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने शक्तिकांत दास को X पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। पीएम ने अपने पोस्ट में शक्तिकांत दास को बधाई देते हुए लिखा कि आरबीआई गवर्नर श्री दास शक्तिकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई, वो भी दूसरी बार। वो आरबीआई में उनके नेतृत्व, आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम की मान्यता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। आनंद महिंद्रा ने शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि उनके माता पिता ने उनका नाम बहुत अच्छा रखा है। उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी शक्ति दुनिया को दिखा दी है। सेंट्रल बैंक ओलंपिक में हमारा स्वर्ण पदक विजेता। गवर्नर शक्तिकांत दास को ये रेटिंग ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड्स 2024 द्वारा दी गई है, जो 1994 में सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स प्रकाशित कर रहा है। सूची में लगभग 100 महत्वपूर्ण देशों, क्षेत्रों और जिलों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को स्थान दिया गया है, जिसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट शामिल हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने बताया है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल A+1 मिला है। शक्तिकांत दास को दो अन्य केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के साथ A+ रेटिंग मिली है। यह लगातार दूसरा मौका है जब शक्तिकांत दास को पॉजिटिव रेटिंग मिली है। दुनिया में किस तरीके के हालात चल रहे हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो रिपोर्ट कार्ड। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या है। सबसे पहले A+ दिया किसे जाता है? A+ उस गवर्नर को दिया जाता है जो फुल स्केल में महंगाई को कंट्रोल कर लेता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ जाता है, करेंसी स्टेबल रखता है और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है। समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वो सफल होता है। A+, A-, A और F मतलब होता है फेल हो जाना। तो यहाँ जो ये लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपको 3 दिखेंगे, डेनमार्क के, भारत के, स्विट्जरलैंड के। यानी इन तीनों देशों के आरबीआई गवर्नर ने अपने देश में महंगाई से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बढ़िया से हैंडल किया है। ए में आपको कौन कौन दिखेंगे? ब्राजील, चिली, मॉरिशस, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वियतनाम। इसके आपको गवर्नर A में दिख रहे हैं, यानी कि इन्होंने भी ठीक ठाक कोशिश करी है। A- में कौन कौन है ये देखकर आप चौंकेंगे। कंबोडिया के गवर्नर, कनाडा के गवर्नर, कोस्टारिका के, डोमिनिक रिपब्लिक के, यूरोपीय यूनियन के, ग्वाटेमाला के, इंडोनेशिया के, जमाइका के, जॉर्डन के, मंगोलिया के, नॉर्वे के, पेरू के, फिलीपींस के, स्वीडन के और अमेरिका के भी। यानी कि समझ लीजिए इतने सारे देशों के गवर्नर के बीच में इसने ये बताया कि भारत के गवर्नर ने अपने देश के अंदर कितने बढ़िया से मैनेज किया है चीजों को, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे पुराने ऐसे भी थे, जैसे कि रघुराम राजन वगैरह, इन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल बैंक को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, शेयर मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर ऐसा लगता है जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ने अपनी सबसे बड़ी योग्यता साबित करी है। और ये बहुत मुश्किल था, इसलिए मुश्किल था कि महामारी काल के बाद जिस तरीके से इकोनॉमी दुनिया की हिली हुई है, इस इकोनॉमी के बीच में युद्ध भी आ गया, और ऐसे हालातों में ऐसी नीतियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 54% तक बढ़ा है। 2024-2025 के लिए करीब 2.45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल
रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के आगे बढ़ने का क्रम को बता रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने पड़ोसी चाइना की, तो चाइना में अब क्लास पे क्लास लग रहा है। चाइना भले डेटा को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां निकलती हैं तो ये सुर्खियां बन जाती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बन जाती हैं, पर समस्या ये भी होता है कि इनके साथ साथ बाकी की कंपनियों के लिए, बाकी देशों के लिए भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाते हैं। वॉलमार्ट ने कहा है कि इन्होंने JD.com से अपना पूरा का पूरा स्टेक निकाल लिया है, उसे बेच दिया है और $3.6 बिलियन में उन्होंने बेच दिया। 8 साल की ये पार्टनरशिप थी चाइना के साथ, लेकिन चाइना के साथ ये पार्टनरशिप तोड़ दी गई है और अब यहाँ पर इन्होंने सारा पैसा निकाल कर ये कहा है कि हम अपनी चीजों को अलग दिशा में देखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के रिटेल जाइंट ने 144 मिलियन शेयर्स बेच दिए, 24 बेच दिए और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मॉर्गन स्टैनले ने एक ब्रोकर का काम किया और उन्होंने यहाँ से निकलने में इनकी मदद करी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो बड़ा फैसला लिया है, ये बड़ा फैसला दिखला रहा है कि चाइना के अंदर से निवेश अब निकाला जा रहा है। अब एक सवाल और बढ़ रहा है कि आखिर वॉलमार्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो वॉलमार्ट का ये कहना है कि हमने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि चाइना के अंदर में सचमुच में समस्याएं हैं और ये समस्याएं रियल एस्टेट की समस्याएं हैं, नौकरियों की समस्याएं हैं, हाइपर मार्केट हो गया है और चीजें वैसी नहीं रह गई है जैसी पहले हुआ करती थी। JD.com से अपने निवेश को निकालते हुए इन्होंने ये साफ कर दिया। वैसे आपको बता दूं, कंपनियां प्रॉफिट पर टिकी होती हैं, जहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उठाती हैं। वॉलमार्ट का नाम आपने सुना होगा, यहाँ के लिए भी आप देख सकते हैं भारत के फ्लिपकार्ट में भी वॉलमार्ट की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ठीक जैसे भारत में है वैसे ही चाइना में थी। भारत में भी अभी फिलहाल के लिए इनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है Q2 में फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन इन्होंने बीच में छटनी वगैरह भी की थी। तो ये जो कंपनियां हैं ये वहाँ के माहौल पर बहुत ज़्यादा आधारित होती हैं। आपके देश के अंदर क्या डिमांड है, किस तरीके की स्थिति है, उन पर ज़्यादा निर्भर होती है। और जहाँ तक बात है इंटरनेट कंपनियों का, तो चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना, टेक जाइंट्स जितने हैं चाइना उनके ऊपर कुछ न कुछ नियमों को लागू करता रहता है, कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है ताकि उनके जो टेक जाइंट्स हैं कभी उनसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि वहाँ का धंधा कुछ अलग रहता है। जैसे कि एक डर सा बना रहता है। JD.com से अपने शेयर निकालने के बाद JD.com का शेयर बाजार में बहुत ही हालत खराब रहा और देखने को मिला मार्केट डाउन हो गया 1.5% के रेट से। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये चीज देखने वाली होगी कि क्या ये मार्केट में पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।